साथियों नमस्कार। हम लोगों ने पिछले वीडियो में फ्रांसीसियों के भारत आगमन और उनके द्वारा भारत में स्थापित किए गए महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्रों पर चर्चा की थी और मैंने बताया था कि भारत में 1739-40 तक फ्रांसीसियों के व्यापारिक संगठन का काल पूरा माना जाता है। ये माना जाता है कि इस समय तक उन्होंने जो भी केंद्र स्थापित करने थे कर लिए थे। आगे इस दिशा में वो कुछ कर पाते कि इसी दौरान एक घटना घटित हुई 1740 में, ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार युद्ध। और आप जानते हैं इस समय यूरोप में इंग्लैंड और फ्रांस ही ऐसे राष्ट्र थे जिनके बीच आपसी दुश्मनी, आपसी प्रतिस्पर्धा जारी थी। तो इस ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के युद्ध में भी इंग्लैंड और फ्रांस एक दूसरे के विरोधी खेमे में थे और इसका प्रभाव यूरोप में व्याप्त, तो दोनों के बीच तनाव का प्रभाव भारत पर भी पड़ा, क्योंकि भारत में भी दोनों मौजूद थे। और परिणाम ये हुआ कि दोनों अंग्रेज और फ्रांसीसी अपने अपने गृह सरकारों की मंजूरी के बिना भारत में युद्धरत हो गए। कैसे, तो इस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन आप ये भी जानते हैं कि ये युद्ध कर्नाटक क्षेत्र में हुए। तो पहला सवाल यही उठता है कि आखिरकार कर्नाटक में ही क्यों हुए, और इन आंग्ल फ्रांसीसी युद्धों को कर्नाटक के युद्धों के नाम से भी जाना जाता है। मैं आपको बता दूं कि उस समय, उस दौरान कोरोमंडल तट के जो पीछे का भूभाग है उसे यूरोपियों ने कर्नाटक नाम दिया था। आज़ादी के बाद मैसूर का नाम बदल करके कर्नाटक रखा गया था। ठीक है ना, राज्य पुनर्गठन के दौरान। और कर्नाटक की राजधानी आरकाट उत्तर में थी और दक्षिण में त्रिचनापल्ली का मजबूत किला था। भारत में आपने देखा अंग्रेजों के तीन प्रेसिडेंसी थे, बम्बई, कलकत्ता और ये मद्रास। लेकिन फ्रांसीसियों का एक ही केंद्र था, पांडिचेरी। और इस समय पांडिचेरी का फ्रेंच गवर्नर था डुप्ले। और मद्रास के गवर्नर थे मोर्स। मद्रास के अंग्रेज गवर्नर कौन थे? मोर्स। कर्नाटक क्षेत्र में ही ये पूरा क्या कहलाता है? कर्नाटक, ये भूभाग। इसी कर्नाटक क्षेत्र में ही ये युद्ध इसलिए हुए क्योंकि फ्रांसीसियों का मुख्यालय पांडिचेरी इसी क्षेत्र में स्थित था। एग्जैक्ट मैप में देखें, ये तो मैं समझाने के लिए आपको ग्राफ बना देता हूँ। ये भूगोल नहीं पढ़ाया जा रहा, आपको इतिहास समझाया जा रहा है। तो अब कर्नाटक की स्थिति क्या थी? एक्चुअली में 1724 से ही हैदराबाद के निजाम आसफ जाह ने हैदराबाद को केंद्र बनाकर अपनी स्वतंत्र सत्ता दक्षिण में स्थापित की थी। तब स्थापित की थी जब मुगल सम्राट ने दक्षिण के मुगल सूबेदार के रूप में निजाम आसफ जाह को मान्यता दे दी थी। तो मुगल सम्राट से मान्यता प्राप्त दक्षिण का सूबेदार था निजाम आसफ जाह। लेकिन वो मराठों से संघर्ष और उत्तर भारत के संघर्ष में इतना उलझा रहा कि दक्षिण की ओर पर्याप्त ध्यान नहीं दे पाया था। इसीलिए कर्नाटक स्वतंत्र हो गया था और स्वतंत्र कर्नाटक राज्य का संस्थापक माना जाता है सादुल्ला खां। सादुल्ला खां। ठीक है, तो इसी क्षेत्र में ये युद्ध हुए।
कुल 3 युद्ध हुए। प्रथम कर्नाटक युद्ध, पृष्ठभूमि भले 40 से प्रारंभ हुई, ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध से बननी प्रारंभ हुई, लेकिन युद्ध की शुरुआत कब से? 46 से हुई। मित्रों, आप बुक से भी पढ़ते रहिए। BL ग्रोवर की किताब ले लीजिए, उसमें टॉपिक है कर्नाटक में एंग्लो फ्रेंच स्पर्धा। मैंने पहले ही बताया था मॉडर्न हिस्ट्री में कोई एक किताब उपलब्ध नहीं है। तो इस युद्ध के कारण, चूंकि इंग्लैंड और फ्रांस इस युद्ध में एक दूसरे के विरोधी थे यूरोप में, उसका तनाव भारत में पड़ा और भारत में व्यापारिक प्रतिस्पर्धा को लेकर के तनाव था पहले ही, और तनाव बढ़ा। एक घटना घटित हुई 1746 में। अंग्रेज एडमिरल यानी नौसेनापति बार्नेट ने, है ना, कुछ फ्रांसीसी नौसैनिक जहाज़ों को बंदी बना लिया, ठीक है, जिसके कारण ये युद्ध प्रारंभ हुआ, है ना। पांडिचेरी के गवर्नर डुप्ले ने इस मुद्दे पर मद्रास के गवर्नर मोर्स से बातचीत करने का भी प्रयास किया कि मामला सुलझ जाए, लेकिन समझौता नहीं हो पाया। ऐसी स्थिति में पांडिचेरी के फ्रेंच गवर्नर डुप्ले ने मॉरीशस के फ्रेंच गवर्नर कौन थे? ला बुर्डोने से सहायता मांगी और ला बुर्डोने अपनी नौसेना लेकर गया और ला बुर्डोने के सहयोग से फ्रांसीसियों ने अंग्रेजों के केंद्र मद्रास को जीत लिया। जबरदस्त विजय थी ये फ्रांसीसियों की। ला बुर्डोने चाहता था कि अच्छी धनराशि लेकर के अंग्रेजों को मद्रास वापस दे दिया जाए, जबकि डुप्ले ऐसा नहीं चाहता था। ला बुर्डोने की मदद से ही ये विजय फ्रांसीसियों को मिली थी, मद्रास जीत पाए थे, इसलिए उसी की चली। और फ्रांसीसियों ने यानी ला बुर्डोने ने एक अच्छी धनराशि के बदले अंग्रेजों को मद्रास वापस दे दिया, जबकि डुप्ले ऐसा नहीं चाह रहा था। इसलिए ला बुर्डोने के वापस मॉरीशस जाते ही पुनः डुप्ले ने देर नहीं लगाई, तुरंत मद्रास पर अधिकार कर लिया। यानी कुल मिलाकर के अंग्रेजों की मद्रास प्रेसिडेंसी पर अधिकार करने में फ्रांसीसी सफल रहे। इस युद्ध के दौरान एक महत्वपूर्ण घटना घटित होती है, वो है सेंट टोमे का युद्ध। मैंने बताया था इसे सान थोमी भी कहते हैं। ये स्थान अडयार नदी के किनारे है, तमिलनाडु में पड़ता है। ये 1748 में घटना घटित हुई। ये क्या थी घटना, मैं बता दूं आपको कि कर्नाटक की राजधानी आरकाट से शासन चला रहे थे कर्नाटक के नवाब। कर्नाटक के नवाब ने देखा कि मेरे ही राज्य में ये अंग्रेज फ्रांसीसी मेरी बिना परमिशन के आपस में लड़े जा रहे हैं, मुझसे कोई मतलब नहीं है। इसलिए उसने नवाबी झाड़ी और दोनों को आदेश दिया, अंग्रेजों फ्रांसीसियों को, तुरंत युद्ध बंद करो। डुप्ले ने कहा, नवाब साहब हमें मद्रास जीत लेने दीजिए अंग्रेजों से, हम आपको ही दे देंगे मद्रास जीत कर। यानी डुप्ले ने मद्रास जीतकर नवाब को देने का वादा किया। लेकिन जब डुप्ले ने मद्रास दोबारा जीतने के बाद नवाब को नहीं दिया तो कर्नाटक का नवाब बहुत नाराज हुआ और कर्नाटक के नवाब ने 10,000 सैनिकों की एक विशाल भारतीय सेना महफूज खान के नेतृत्व में, किसके नेतृत्व में? महफूज खान के नेतृत्व में फ्रांसीसियों के विरुद्ध भेज दी। और इस 10,000 भारतीयों की विशाल भारी भरकम सेना को एक छोटी सी फ्रांसीसी सेना, जिसके कैप्टन कौन थे? कैप्टन पैराडाइज के नेतृत्व वाली एक छोटी सी फ्रांसीसी सेना ने, जिसमें 230 फ्रांसीसी सैनिक थे और प्लस 700, मात्र 700 भारतीय सैनिक शामिल थे। इतनी छोटी सी सेना के
का नेतृत्व करते हुए कैप्टन पैराडाइज ने महफूज खान के नेतृत्व वाली 10,000 सैनिकों की सेना को अडयार नदी के किनारे सेंट टोबे नामक स्थान पर पराजित कर दिया। ये यूरोपीय सैन्य तकनीकी और उनकी रणनीति की विजय थी, है ना, जो भविष्य को एक अलग ही संकेत दे रही थी। इसी दौरान 1748 में एक्स-ला-शापेल राजा का महल है पेरिस में, पेरिस के निकट एक्स-ला-शापेल की संधि हुई, वहीं पर संधि हुई थी 1748 में। और इसी एक्स-ला-शापेल की संधि से ये ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकारी युद्ध समाप्त हुआ। इंग्लैंड और फ्रांस में भी संधि हो गई। इस संधि के तहत अंग्रेज़ों को मद्रास वापस मिल गया और बदले में फ्रांसीसियों को अमेरिका का लुइसबर्ग प्रांत मिला, लुइसबर्ग प्रांत। इसके बदले यहीं से युद्ध समाप्त हो गया। इस युद्ध में मित्रों देख लीजिए, दो संकेत थे। पहला जो संकेत था वो ये था कि विजय उसी की होगी जो जिसकी नौसेना मजबूत होगी। क्यों? क्योंकि ला बोurdonne की नौसैनिक मदद से ही फ्रांसीसियों को सफलता मिली थी, है ना, डुप्ले सफल हो पाया था। और दूसरी बात जो महत्वपूर्ण है वो ये कि ऐसा लगने लगा इस समय डुप्ले की शक्ति एकदम महत्वपूर्ण हो गई थी, बड़ी पीक पर डुप्ले चल रहा था। और डुप्ले को मिली इस सफलता से उसकी महत्वाकांक्षा जागृत हुई, है ना। और डुप्ले ने योजना बनाई भारत में फ्रांसीसी राजनीतिक प्रभाव में विस्तार की, है ना। तो जो दूसरा युद्ध है, द्वितीय कर्नाटक युद्ध है, जो चला 1749 से 54 के बीच, ये जो द्वितीय कर्नाटक युद्ध है ये डुप्ले की महत्वाकांक्षा का परिणाम है। इसके लिए पहल किसने की? डुप्ले ने। प्रथम युद्ध में मिली सफलता से, है ना, उसकी महत्वाकांक्षा जागृत हुई और उसने योजना बनाई कि भारत में फ्रांसीसी राजनीतिक प्रभाव बढ़ाया जाए, है ना। और इसके लिए डुप्ले को हैदराबाद तथा कर्नाटक के विवादास्पद उत्तराधिकार मामले ने अवसर प्रदान कर दिया। पहले हम देखेंगे हैदराबाद में क्या हुआ। यहां की क्या घटना है। अभी मैंने आपको बताया कि 1724 में ही निजाम आसफ जा, जिसका एक नाम चिनकिलिज खां भी था, मूल नाम आसफ जा भी था, और जिसे निजामुल मुल्क भी कहा जाता है। तो निजाम आसफ जा उर्फ चिनकिलिज खां ने 1724 में हैदराबाद को केंद्र बनाकर अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित कर ली थी और मुगल सम्राट से दक्षिण के मुगल सूबेदार के रूप में मान्यता प्राप्त कर ली थी, ठीक है। लेकिन 21 मई 1748 को निजाम आसफ जा की मृत्यु हो जाती है। निजाम आसफ जा की मृत्यु 21 मई 1748 को। इसकी मृत्यु के बाद हैदराबाद का निजाम कौन बनता है? हैदराबाद का निजाम बनता है उसका बेटा नासिर जंग, है ना। कौन? नासिर जंग। हैदराबाद की गद्दी पर बैठा नासिर जंग। और लेकिन नासिर जंग के भतीजे मुजफ्फर जंग ने, किसने? मुजफ्फर जंग ने हैदराबाद की गद्दी पर अपना दावा बताया, प्रस्तुत किया। गद्दी पर अपना
अधिकार बताया। यहां मैं बता दूं कि ये मुजफ्फर जंग नासिर जंग का भतीजा था, यानी नासिर जंग की बड़ी बहन का लड़का था मुजफ्फर जंग। तो नासिर जंग हैदराबाद का निजाम बना, विरोध किसने किया? मुजफ्फर जंग ने। अब डुप्ले ने किसका पक्ष लिया? मुजफ्फर जंग का। किसने? डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसियों ने मुजफ्फर जंग का पक्ष लिया और फ्रांसीसियों की मदद से, डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसियों की मदद से मुजफ्फर जंग हैदराबाद की गद्दी पर काबिज हो गया। ठीक है, नासिर जंग भाग खड़ा हुआ, मारा जाता है बाद में। तो मुजफ्फर जंग हैदराबाद की गद्दी पर बैठा, किसके सहायता से? डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसियों की सहायता से। ध्यान दीजिए। और इसके बदले, अब देखिए, इसके बदले क्या क्या मिला फ्रांसीसी कंपनी को, डुप्ले को? मुजफ्फर जंग ने इसके बदले डुप्ले को, ये कृष्णा नदी है, कृष्णा नदी के दक्षिण के समस्त मुगल प्रदेशों का गवर्नर नियुक्त कर दिया, मसूलीपट्टनम का प्रसिद्ध नगर दिया, साथ ही डुप्ले को 20 लाख रुपए नकद और 1 लाख रुपए वार्षिक आय वाली जागीर दी, प्लस फ्रेंच कंपनी को पांडिचेरी के निकट कई गांव दिए। समझ रहे? इतना फायदा फ्रांसीसियों को हुआ। फिर नए निजाम, ये तो गए, नए निजाम मुजफ्फर जंग ने अनुरोध किया कि मेरी हेल्प के लिए हैदराबाद में फ्रांसीसी सैन्य टुकड़ी आप तैनात कर दो। तो निजाम मुजफ्फर जंग के अनुरोध पर डुप्ले ने हैदराबाद में किसके नेतृत्व में? फ्रांसीसी जनरल बुस्सी, BUSSI, फ्रांसीसी जनरल बुस्सी के नेतृत्व में यहां पर फ्रेंच सेना तैनात कर दी। फ्रेंच सेना, एक सेना की टुकड़ी तैनात कर दी, जिसका खर्च भी हैदराबाद के निजाम को देना था। मित्रों, इसीलिए कहा जाता है कि भारत में सहायक संधि प्रणाली का जन्मदाता डुप्ले था। भारत में सहायक संधि प्रणाली का जन्मदाता कौन था? डुप्ले था। लेकिन अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि सहायक संधि की नीति किसने अपनाई, तो इस सहायक संधि की नीति को अंग्रेज गवर्नर जनरल वेलेजली ने अपनाई। इसे पॉलिसी बनाया, डुप्ले पॉलिसी नहीं बना पाया, सिर्फ जन्म दिया इसे। ठीक है, हम आगे पढ़ेंगे जब सहायक संधि के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। ठीक है, फिर इसके स्थिति जस की तस कुछ दिन चलती रही, लेकिन अब अंग्रेज स्वाभाविक तौर पर फ्रांसीसियों के विरुद्ध थे। फरवरी 1751 में अंग्रेजों से हुई झड़प में, कहीं कहीं लिखा मिलता है बीमारी से, फरवरी 1751 में निजाम मुजफ्फर जंग मारा गया। अंग्रेजों से हुई झड़प में। तब तुरंत डुप्ले ने फिर क्या किया? इस घटना के बाद तुरंत डुप्ले ने निजाम आसफ जाह, हाँ है यहाँ, निजाम आसफ जाह के एकान्य बेटे, किसको? सलावत जंग को, सलावत जंग को हैदराबाद की गद्दी पर बैठाया। ठीक है, तो अब नए हैदराबाद के निजाम सलावत जंग ने
इस मदद के बदले, चूंकि फ्रांसीसियों ने बैठा है, डुप्ले ने बैठा है, फ्रांसीसी कंपनी को वर्तमान आंध्र प्रदेश का बहुत ही महत्वपूर्ण भूभाग, सामरिक और आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण भूभाग जो दिया, उसे क्या कहा जाता है? उत्तरी सरकार। इसके बदले निजाम ने फ्रांसीसियों को उत्तरी सरकार नामक भूभाग दिया। ये जो उत्तरी सरकार है, आईएएस में भी पूछा गया, यूजीसी में पूछा गया है कि कौन कौन से जिले आते थे आंध्र प्रदेश के। इस उत्तरी सरकार में 4 जिले, इस भूभाग को पूरे चारों जिलों को मिलाकर उत्तरी सरकार कहा जाता है। 4 जिले आते थे। इनमें एक था मुस्तफाबाद, एल्लौर, राजमुंद्री और चौथा जिला था चिकाकोल। ये 4 जिले आते थे। उस समय सम्मिलित आय इन चारों जिलों को थी 30 लाख रुपए वार्षिक, है ना। यही स्थिति इस द्वितीय कर्नाटक युद्ध के अंत तक हैदराबाद में बनी रही। यानी हैदराबाद में फ्रांसीसी श्रेष्ठ बने रहेंगे, ठीक है। और हैदराबाद के निजाम की मदद के लिए यहाँ फ्रांसीसी सेना किसके? फ्रांसीसी जनरल बुस्सी के नेतृत्व में तैनात रहेगी, ठीक है। तो हैदराबाद में फ्रांसीसी श्रेष्ठ बने रहेंगे। अब हम देखते हैं कर्नाटक की घटनाएं। ये क्लाइमेक्स पर बीएल ग्रोवर पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है पुस्तक में, इस समय फ्रांसीसी शक्ति, लाइन में बता दे रहा हूं, क्लाइमेक्स पर थी। लेकिन क्लाइमेक्स के बाद क्या आता है मित्रों? एंटी क्लाइमेक्स। ये नियति है, चरमोत्कर्ष के बाद पतन, ठीक है। तो अब देख लें कर्नाटक की घटनाएं। इस समय कर्नाटक के नवाब दोस्त अली रहे थे। मैंने आपको बताया था संस्थापक माना जाता है स्वतंत्र कर्नाटक राज्य का सादुल्ला खां। 1743 में 1743 में हुए मराठा हमले में कर्नाटक के नवाब कौन थे? दोस्त अली मारे गए। और एक प्रसंगवश साथ ही नवाब के दामाद कौन थे? चांदा साहब। नवाब दोस्त अली के दामाद चांदा साहब को मराठे बंदी बना लेते हैं, बंदी बनाकर अपने साथ ले गए। ये घटना। तो नवाब दोस्त अली के मारे जाने के बाद कौन गद्दी पर बैठता है? उनका पुत्र अनवरुद्दीन। नवाब बना। ठीक है। किसका? कर्नाटक के नवाब दोस्त अली जो मराठा हमले में मारे गए थे, उनका पुत्र अनवरुद्दीन कर्नाटक का नवाब बना।
1748 में मराठों की कैद से मुक्त होकर आए चांदा साहब, है ना। 1748 में वापस आने के बाद चांदा साहब ने स्वयं को गद्दी का दावेदार बताया, है ना। स्वयं को गद्दी का दावेदार बताया। डुप्ले तो ताक में बैठा था। डुप्ले ने किसका पक्ष लिया? डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसियों ने किसका पक्ष लिया? चांदा साहब का। तो स्वाभाविक तौर पे अनवरुद्दीन का पक्ष कौन लिए? अंग्रेज। खेल शुरू। अंग्रेजों ने अनवरुद्दीन का पक्ष लिया और डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसियों ने चांदा साहब का पक्ष लिया। एक घटना हुई 3 अगस्त के लगभग 1749, वेल्लूर के पास एक अंबूर, जिसे अंबर भी कहते हैं। 1749 में अंबर का युद्ध हुआ। इस युद्ध में चांदा साहब ने फ्रांसीसियों की मदद से अनवरुद्दीन को मार डाला। चांदा साहब ने 1749 में हुए अंबर के युद्ध में कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन को मार डाला फ्रांसीसी सेना की मदद से, और चांदा साहब ने स्वयं को कर्नाटक के मारे गए और कर्नाटक के नवाब घोषित हुए। नवाब घोषित। ठीक है। अब देखें क्या हुआ। अब अनवरुद्दीन का पुत्र कौन था? मोहम्मद अली। अनवरुद्दीन का पक्ष कौन ले रहे थे? अंग्रेज। तो अनवरुद्दीन का पुत्र जो अर्काट में था, अब अर्काट के नवाब बन गए कौन? राजधानी थी कर्नाटक की, चांदा साहब। तो अनवरुद्दीन का पुत्र और उत्तराधिकारी था मोहम्मद अली। मोहम्मद अली ने भागकर अर्काट से कहां? त्रिचन्नापल्ली के किले में शरण ली। त्रिचन्नापल्ली के किले में किसने शरण ली? मोहम्मद अली ने। भाग करके पीछे पीछे फ्रांसीसी सेना आई चांदा साहब के साथ, और फ्रांसीसी सेना ने त्रिचन्नापल्ली के किले को घेर लिया। मोहम्मद अली का सपोर्ट अब कौन कर रहे हैं? अनवरुद्दीन के पुत्र और उत्तराधिकारी अंग्रेज। और मोहम्मद अली कहां भाग कर आए? त्रिचन्नापल्ली के किले में। पीछा करती है फ्रांसीसी सेना, इस त्रिचन्नापल्ली के किले को घेर लेती है। अंग्रेजी सेना भी पीछे पीछे पहुंचती है ताकि अपने समर्थक मोहम्मद अली को फ्रांसीसियों की चुंगल से छुड़ाकर अर्काट की गद्दी पे बैठा सके। लेकिन अंग्रेजी सेना इस त्रिचन्नापल्ली के फ्रांसीसी घेरे को तोड़ने में विफल रहती है। ऐसा लगने लगता है कि हैदराबाद में तो फ्रांसीसी श्रेष्ठ ही हैं। बहुत विषम स्थिति थी अंग्रेजों के सामने इस समय, है ना। ऐसा लगने लगा कि कर्नाटक में भी अंग्रेज हार जाएंगे और उनका पत्ता इस क्षेत्र से साफ हो जाएगा। बड़ी विषम स्थिति थी। ऐसी विषम स्थिति में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी में क्लर्क थे, एक सामान्य क्लर्क। कौन? रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव की कूटनीति काम आई। और ये क्या थी? ये कूटनीति क्या थी?
आर्काट का घेरा। क्लाइव ने क्या कूटनीतिक चाल चली? त्रिचनापल्ली के दुर्ग में इस फ्रांसीसी घेरे का दबाव कम करने के लिए, क्योंकि सारी की सारी फ्रांसीसी सेना, चांदा साहब यहीं जमा था, अंदर मोहम्मद अली हैं, अंग्रेजी सेना घेरा नहीं तोड़ पा रही। ऐसी स्थिति में क्लाइव ने कूटनीतिक चाल चली और थोड़ी छोटी सी सेना लेकर के चुपके से कर्नाटक की राजधानी आर्काट का घेरा डाला, क्योंकि सब फ्रांसीसी सैनिक यहां हैं, और घेरा डाला। अंत में आर्काट को जीत लिया। देखिए कितने सैनिक थे, देखिए बहुत कम सैनिक, 210 अंग्रेज इस सैनिक में, और प्लस 300 भारतीय सैनिक थे। समझिए, इस छोटी सी सेना के बदौलत क्लाइव ने आर्काट का घेरा डाला और कर्नाटक की राजधानी आर्काट को जीत लिया, चूंकि सारी फ्रांसीसी सेनाएं यहां मौजूद थी। अब जब ये आर्काट के घेरे की खबर मिलती है फ्रांसीसियों को, तो यहां से आर्काट को बचाने फ्रांसीसी सैनिक चलते हैं, लेकिन इसके पहले ही क्लाइव आर्काट को जीत चुका होता है। और इधर त्रिचनापल्ली के दुर्ग में फ्रांसीसी सेना का दबाव कम होते ही अंग्रेज, कौन, स्ट्रिंगलर लॉरेंस द्वारा त्रिचनापल्ली पर भी अधिकार कर लिया जाता है। कब्जा, यानी आर्काट भी गया, त्रिचनापल्ली पर भी अंग्रेजी सेना का कब्जा। ठीक है, और दोनों जगह फ्रांसीसी सेनाएं हार गईं। उधर तंजौर का राजा जो अंग्रेजों का समर्थक था, वो चांदा साहब की हत्या कर देता है। इस प्रकार स्पष्ट रूप से फ्रांसीसियों के पराजय हुई, और सारा का सारा श्रेय इसका मिला किसको? क्लाइव की इस कूटनीति को। ठीक है, आपको बता दूं, इस फ्रांसीसी पराजय की सारी जिम्मेदारी डुप्ले के ऊपर डाली गई, और फ्रांसीसी सरकार ने डुप्ले को वापस बुला लिया और गोडेहू को डुप्ले के स्थान पर पांडिचेरी का गवर्नर बनाकर भेजा 1754 में। किसे? गोडेहू को फ्रेंच गवर्नर के रूप में भारत भेजा गया, पांडिचेरी का गवर्नर बनाकर। किसके स्थान पर? डुप्ले के स्थान पर। गोडेहू ने 1755 में अंग्रेजों से संधि कर ली, और अंग्रेजों के जो समर्थक था, कौन? मोहम्मद अली को कर्नाटक का नवाब स्वीकार कर लिया। यानी इस कर्नाटक के इस द्वितीय युद्ध में जो यहाँ कर्नाटक क्षेत्र में घटनाएं हुई, उसमें फ्रांसीसी पूरी तरह हार गए, और अंग्रेज़ों द्वारा कर्नाटक के नवाब के रूप में अंततः मोहम्मद अली को बैठाया गया। यानी अभी भी ये द्वितीय युद्ध निर्णायक नहीं रहा। ठीक है, हैदराबाद में अभी भी फ्रांसीसी श्रेष्ठ थे, लेकिन उनकी प्राथमिकता को आघात लगा था। ठीक है, इसी बीच 1756 में यूरोप का सप्तवर्षीय युद्ध प्रारंभ हो जाता है, और इस सप्तवर्षीय युद्ध में फिर इंग्लैंड और फ्रांस एक दूसरे के विरुद्ध थे, और
फिर से तनाव भारत में दोनों के बीच व्याप्त होता है, जिसका परिणाम तृतीय कर्नाटक युद्ध। तृतीय कर्नाटक युद्ध 1758 में भारत में शुरू हुआ, 63 के बीच, है ना। तनाव का कारण क्या था? 1756 में यूरोप का सप्तवर्षीय युद्ध, 7 सालों के युद्ध के नाम से जाना जाता है। ये 1756 से लेकर कब तक चला? 63 तक। इसमें भी इंग्लैंड और फ्रांस, मैंने बताया अभी, आमने सामने थे। दोनों के बीच तनाव का प्रभाव भारत पर, और भारत में भी अंग्रेज और फ्रांसीसी युद्ध की ओर अग्रसर हुए। इसी तनाव के बीच आप देखेंगे अप्रैल 1757 में फ्रेंच गवर्नर यानी डायरेक्टर जनरल को, फ्रांसीसी कंपनी के गवर्नर को क्या कहा जाता है? डायरेक्टर जनरल। फ्रेंच गवर्नर के रूप में कौन भारत आया? काउंट डी लाली को भारत भेजा गया फ्रांसीसी सरकार द्वारा। और काउंट डी लाली ने भारत आने के बाद 1758 में तंजौर पर आक्रमण कर दिया, त्रिचनापल्ली के निकट। कहां पर? तंजौर पर। तंजौर का राजा अंग्रेजों का समर्थक था, और जब तंजौर का घेरा डाला, यानी तो अंग्रेजी सेना से फ्रांसीसियों का संघर्ष प्रारंभ हुआ। तो युद्ध का कारण क्या है? जनवरी 1758 में काउंट डी लाली द्वारा तंजौर का घेरा डालना, ये कारण है। और बहाना क्या किया फ्रांसीसी काउंट डी लाली ने? कि तंजौर के राजा पर फ्रांसीसी कंपनी का 56 लाख रुपए बकाया है, वो वसूलने के लिए हमने तंजौर को घेरा है। वास्तविक कारण यह था कि अंग्रेजों का सपोर्टर था, फ्रांसीसियों के एजेंट चांदा साहब की हत्या भी तंजौर के राजे ने की थी। ठीक है। लेकिन आपको बता दूं कि अंग्रेजी नौसेना के पहुंचने पर काउंट डी लाली को तंजौर का घेरा उठाना पड़ा। इसके बाद फ्रांसीसी सेना ने पांडिचेरी के 18 मील दक्षिण था अंग्रेजों का एक केंद्र। कौन था? फोर्ट सेंट डेविड। फोर्ट सेंट डेविड। तंजौर का घेरा हटाने के बाद फ्रांसीसी सेना ने अंग्रेजों के एक छोटे से व्यापारिक केंद्र फोर्ट सेंट डेविड पर अधिकार कर लिया। पांडिचेरी से 18 मील दक्षिण में था। फिर इसके बाद फ्रांसीसी सेना ने मद्रास का घेरा डाला, फ्रांसीसी सेना ने। लेकिन अंग्रेजी नौसेना के पहुंचने पर फ्रांसीसी सेना को मद्रास का घेरा भी हटाना पड़ा। अंग्रेजी नौसेना के आगे फ्रांसीसियों की एकदम नहीं चल पा रही थी। जब मद्रास का घेरा फ्रांसीसी सेना को हटाना पड़ा, तो ऐसी स्थिति में काउंट डी लाली ने एक बड़ी भूल की, है ना। कौन सी भूल? हैदराबाद से अपनी सहायता के लिए हैदराबाद से जनरल बुस्सी को बुलाना। ये क्या है? काउंट डी लाली की एक बड़ी भूल है। ठीक है। हैदराबाद से
जनरल बुस्सी को अपनी सहायता के लिए बुलाना, हैदराबाद से भी फ्रांसीसी प्रभाव समाप्त हुआ, सेना साथ चली आई बुस्सी के। ठीक है। इसके बाद अंग्रेजी नौसेना और ब्रिटिश नौसेना के बीच संघर्ष प्रारंभ हुआ। अंग्रेज नौसेनापति वाटसन की मृत्यु के बाद पोकाक एडमिरल, अंग्रेज एडमिरल कौन थे इस समय? नौसैनिक कप्तान पोकाक। पोकाक ने फ्रेंच एडमिरल कौन थे? डाआस। के नेतृत्व वाली फ्रेंच नौसेना को लगातार 3 बार हराया। कितनी बार? लगातार 3 बार हराया। इतना हराया कि डास भाग गया फ्रांस। अंततः 22 जनवरी 1760 को अडयार नदी के किनारे निर्णायक बांडीवास का युद्ध हुआ। निर्णायक बांडीवास वांडीवास प्लेस का नाम है, का युद्ध हुआ, जिसमें ब्रिटिश कमांडर कौन थे? सर आयर कूट। इस युद्ध में सर आयर कूट के नेतृत्व वाली अंग्रेजी सेना ने काउंट डी लाली के नेतृत्व वाली फ्रांसीसी सेना को निर्णायक रूप से हरा दिया। काउंट डी लाली के नेतृत्व वाली फ्रांसीसी सेना को हराया। ठीक है। और 1761 में, अब निर्णायक रूप से फ्रांसीसी हार गए। 1761 में पांडिचेरी माहे जिंजी पर अंग्रेजी सेना कब्जा कर लेती है। इस बांडीवास के युद्ध में एक सवाल पूछा जा सकता है, किस फ्रांसीसी जनरल को अंग्रेजी सेना ने बंदी बना लिया था? किस फ्रांसीसी जनरल को बंदी बना लिया गया था? जनरल बुस्सी को बंदी बना लिया था बांडीवास के युद्ध में फ्रांसीसी सेना को हराने के बाद। ठीक है। और 1700 में पांडिचेरी माहे जिंजी पर अंग्रेजी सेना का कब्जा हो गया है। इसी बीच 1763 में पेरिस की संधि से, 1763 में है, पेरिस की संधि से सप्तवर्षीय युद्ध समाप्त होता है। है ना। अब इंग्लैंड और फ्रांस में भी समझौता हो जाता है, तो अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच भी संधि। लेकिन फ्रांसीसी निर्णायक रूप से हार चुके थे। इस संधि से क्या होता है? पांडिचेरी फ्रांसीसियों को मिल जाता है, लेकिन अब वो पांडिचेरी की किलेबंदी नहीं कर सकते थे, सेना नहीं तैनात कर सकते थे, निर्णायक रूप से अंग्रेजों से हार चुके थे। और संधि के बाद पांडिचेरी तो मिल गया फ्रांसीसियों को, लेकिन शांतिपूर्वक ये भारत की आज़ादी के बाद पांडिचेरी में कब तक? 1954 ईस्वी तक बने रहे। 1954 में पांडिचेरी खाली किया, स्वेच्छा से भारत सरकार को पांडिचेरी सौंप दिया फ्रांसीसियों ने, और वापस चले गए। भारत सरकार ने
14वें संविधान संशोधन द्वारा पांडिचेरी को संघ शासित प्रदेश का दर्जा दिया, है ना। और पांडिचेरी में आप जानते हैं करिकाल, यानाम और माहे पश्चिमी और पूर्वी तटकीय क्षेत्र, माहे पश्चिमी तट पर है। करिकाल, यानाम और माहे आते हैं, ठीक है। आप देखेंगे इस युद्ध में फ्रांसीसी सेना की हार और अंग्रेजों की विजय लगभग निश्चित थी युद्ध शुरू होने के पहले ही। क्योंकि मैं बता दूं कि 23 जून 1757 को अंग्रेज प्लासी के युद्ध जीतकर, है ना, बंगाल में अपना प्रभाव कायम कर चुके थे। और बंगाल में प्रभाव कायम करने के बाद स्थानीय स्तर पर उनकी आय के स्रोत बढ़ गए थे। और इन युद्धों में वही जीत सकता था जिसे स्थानीय स्तर पर, है ना, न केवल संसाधन उपलब्ध हों बल्कि नौसेना भी उसकी श्रेष्ठ हो। और दोनों मामलों में अंग्रेज आगे थे, विजय निश्चित थी, है ना। इसी युद्ध के दौरान जो इसका परिणाम था, J.A.R. मैरियट ने कहा था कि डुप्ले ने भारत की चाबी मद्रास में खोजने का प्रयास किया, असफल प्रयास किया, लेकिन रॉबर्ट क्लाइव ने उसे बंगाल में खोजा और पा लिया, है ना। भाई प्लासी के युद्ध पहले ही जीत चुके थे, वांडीवास का निर्णायक युद्ध बाद में हुआ। और बंगाल के संसाधनों का खूब उपयोग करेंगे, बंगाल को केंद्र बनाकर धीरे धीरे पूरे भारत की विजय करेंगे अंग्रेज, ठीक है। इसी के साथ मैं ये लेक्चर समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।